हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप हब। आज हम करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी, दैट इज जेडीए जेएलओ का एग्जाम। ठीक है, अगर आपके पास बेयर एक्ट है, डू ओपन योर बेयर एक्ट लाइक मी। मैं भी हमेशा बेयर एक्ट लेकर बैठती हूँ, और इन केस अगर आपके पास बेयर एक्ट नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने सेक्शन वाइज लिखा है और हर एक सेक्शन का जिस्ट लिखा है। जितने भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम, उनसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लास्ट तक देखना, फिर आपको समझ आएगा कि कितना सिंप्लीफाई तरीके से हम हर एक एक्ट को कवर कर रहे हैं और हर एक एक सेक्शन को डील कर रहे हैं। देखिए, जितने भी माइनर लॉज हैं, मैं आपसे ये प्रॉमिस करती हूँ कि हर एक माइनर लॉ मैं आपका एग्जाम होने से पहले पहले कंप्लीट करा दूंगी, क्योंकि जो आपको मेरिट में लाएंगे वो सिर्फ माइनर लॉज ही लाएंगे। आपको बस मेरी क्लासेस के साथ जुड़े रहना है और हर एक क्लास को एक ईमानदारी के साथ देखना है। ठीक है, अब देखिए, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स है, डोंट वरी, मेरे पास पीडीएफ इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में है। और मेरा पैटर्न जो है इसलिए डिफरेंट है क्योंकि मैं एमसीक्यूज हर सेक्शन की बात कराती हूँ। ठीक है, ये जो सेक्शन है, सेक्शन 14 से लेकर 17A, ये एक्चुअली हमारा चैप्टर जो थर्ड है उससे डील करता है। इसमें सेक्शन 18 हमारा ओमिट हो चुका है। ठीक है, इसलिए मैंने सेक्शन 18 नहीं लिखा है। आज हम सारे सेक्शंस को कवर करेंगे, उसके बाद फिर मैं इनके एमसीक्यूज कराऊंगी। देखिए, अगर आप बेयर एक्ट देखेंगे तो ये काफी बड़े सेक्शंस है, लेकिन मैं आपको एक बात बता देती हूँ, इसके जो आगे के सेक्शंस होंगे ना वो इजी होंगे, लेकिन ये वाले सेक्शंस थोड़े ट्रैप क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ से, तो ध्यान से सुनना है आपको। सिर्फ आपका एक ही काम है कि आपको ध्यान से सुनना है कि मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, देखिए, अगर मैं सेक्शन 14 की बात करूं, अच्छा आप ये बताओ, आपने जो इससे पहले की वीडियोस देखी हुई है ना, अगर आपने देखी हुई है तो आपको बहुत इजी समझ आने वाला है, और इनकेस नहीं भी देखी है तो पहले उन वीडियोस को भी देख लेना। ठीक है, अभी वैसे मैं बहुत सिंप्लीफाई तरीके से पढ़ाती हूँ तो आप वैसे भी कनेक्ट कर पाएंगे। अब देखिए, सेक्शन 14 क्या बात कर रहा है? सेक्शन 14 बात कर रहा है क्लासेस ऑफ टेनेंट्स की। देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे जैसे मैं आपको बोलती जा रही हूँ ना, की पॉइंट्स, की वर्ड्स उस सेक्शन से रिलेटेड नोटेड डाउन। देखिए, मैंने भी, अगर आप देख पा रहे हैं तो लिखा हुआ है ना, तो आपको भी ऐसे ही लिखना है। अब ये चैप्टर बेसिकली पूरा जो थर्ड चैप्टर है, ये पूरा डील करता है क्लासेस ऑफ टीनेंट्स से। ठीक है, अगर आप इसकी हेडिंग देखेंगे तो उसका क्या हेडिंग है? क्लासेस ऑफ टीनेंट्स। तो देखिए, सेक्शन 14 है, वो बात कर रहा है क्लासेस ऑफ टीनेंट्स की। किसकी बात कर रहा है? क्लासेस ऑफ टीनेंट्स की, मतलब जो अभिधारियों है उनके वर्ग की, अभिधारियों के वर्ग की। तो देखिए, कितने तरीके के टेनेंट्स इसमें बताए गए हैं, तो इसमें बताए गए हैं 4 तरीके के टेनेंट्स। ठीक है, पहला खातेदार टेनेंट्स। ठीक है, तो काश्तकार कितने तरीके के बताए गए हैं इसमें? तो काश्तकारों को बताया गया है पहला खातेदार टेनेंट्स। ठीक है, खातेदार अभिधारी, खातेदार अभिधारी। अब देखिए, अगर आप, जब टीनेंसी वर्ड आता है, टीनेंसी, तब हम बोलते हैं काश्तकारी, और टीनेंट के लिए जो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है बेयर एक्ट में वो है अभिधारियु। कहीं कहीं पे काश्तकार भी यूज हो सकता है, लेकिन टेनेंट्स के लिए यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है अभिधारी। तो देखिए, कितने तरीके के जो अभिधारी हैं। पहला क्या है? खातेदार टीनेंट, मतलब खातेदार अभिधारी, पहला याद रखना। दूसरा मालिक। ठीक है, तो ये जो मालिक अभिधारी है, ये पहले नहीं थे। ठीक है, क्या है? पहले नहीं थे, इनको बाद में ऐड किया गया है, डबल ए। अगर आप देख पा रहे हैं, एक खातेदार टेनेंट है और मालिक जो है वो डबल ए है। ठीक है, उसके बाद है बी, टीनेंट ऑफ खुदकश्त। ठीक है, टीनेंट ऑफ खुदकश्त, खुदकश्त का काश्तकार बोल सकते हैं, खुदकश्त का अभिधारी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है गैर खातेदार टेनेंट। ठीक है, गैर खातेदार काश्तकार बोल सकते हैं या गैर खातेदार अभिधारी बोल सकते हैं। तो सेक्शन 14 में कितने तरीके के टेनेंट्स बताए गए, कितने तरीके के अभिधारी बताए गए हैं? 4 तरीके के, खातेदार, मालिक, खुदकश्त और गैर खातेदार। ठीक है, तो अब देखिए, इसका कॉन्सेप्ट समझिए। जितने भी कल्टीवेटर है वो इन किसी भी कैटेगरी में जरूर फॉल होते हैं। ठीक है, एवरी कल्टीवेटर मस्ट फॉल इन वन ऑफ दिस कैटेगरीज। जरूर, अगर नहीं फॉल हो रहे हैं इन चारों कैटेगरीज में तो फिर वो कल्टीवेटर नहीं है, फिर वो टेनेंट्स भी नहीं है। देखिए एग्जाम्पल, अगर किसी के पास पूरे राइट्स हैं,
उस लैंड पर, वो जो एग्रीकल्चरल लैंड है उस पर अगर किसी के पूरे राइट है तो हम बोलेंगे वो खातेदार है। वो कौन है? वो खातेदार है। और अगर किसी का जो लैंड पर लिमिटेड राइट है तो हम बोलेंगे उसको वो गैर खातेदार टेनेंट है। ठीक है, क्या बोलेंगे हम उसको? वो गैर खातेदार टेनेंट है। याद रखना है आपको। फिर है सेक्शन 15 जो बात करता है, अब बात कर रहे हैं हम खातेदार टेनेंट कौन होते हैं। 14 में हमने देखे इतने इतने तरीके के टेनेंट्स हैं, अब हम देख रहे हैं कि गैर खातेदार टेनेंट्स कौन होते हैं। ठीक है, तो देखिए, अ पर्सन बिकम्स टेनेंट। अगर आप सेक्शन 15 देखेंगे तो बहुत बड़ा क्लॉज है। अब मैं आपको जो जो बोलती जा रही हूँ आपको उसको नोट डाउन करते जाना है। देखिए, सेक्शन 15 है, इसके अंदर कितने क्लॉजेस हैं? क्लॉजेस 5। इसमें से ये जो इंपॉर्टेंट है सबसेक्शन 1, आप सुनो इसमें क्या लिखा है। इसमें कहा गया, ये सब क्लॉज 1 है, उसके जो पॉइंट्स है मैं वो बता रही हूँ। इसमें कहा गया कि खातेदार टेनेंट जब बनेंगे, पहला, या तो वो टेनेंट था एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। इसका मतलब जब राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 आया उस समय वो कौन था? वो एक टेनेंट था। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? खातेदार टेनेंट। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए बात कर रहे हैं मेन टेनेंट की, सब टेनेंट की नहीं, मेन टेनेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो मेन टेनेंट है वो खातेदार टेनेंट बन जाएगा। उसके बाद एडमिटेड एज टेनेंट आफ्टर द एक्ट, या फिर इस एक्ट के आने के बाद उसको एडमिट कर लिया गया कि आप कौन है? आप टेनेंट है। तो फिर वो टेनेंट क्या बन जाएगा? वो खातेदार टेनेंट बन जाएगा। उसके बाद और अलॉटेड लैंड अंडर लॉ। अगर आप देखेंगे, अगर किसी टेनेंट को जो है अलॉट किया गया है लैंड, ठीक है, तो हम उसको क्या मानेंगे? कि वो भी खातेदार टेनेंट है। देखो यहाँ पर एक लाइन है, एडमिटेड एज अ टेनेंट अदरवाइज देन अ सब टेनेंट और टेनेंट ऑफ खुदकश। इसका मतलब भाई हम सिर्फ खातेदार टेनेंट की बात कर रहे हैं, तो हम सब टेनेंट की बात नहीं कर रहे हैं और टेनेंट ऑफ खुदकश की बात नहीं कर रहे हैं। हमने सिर्फ ये बोला कि जो टेनेंट है एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, अगर वो टेनेंट था तो उसको खातेदार टेनेंट बना दिया जाएगा। दूसरा, एडमिटेड एज अ टेनेंट, एडमिटेड एज अ टेनेंट अदरवाइज देन अ सब टेनेंट और टेनेंट ऑफ अ खुदकश, या फिर उसको एडमिट किया गया था, ठीक है, एज अ टेनेंट आफ्टर दिस एक्ट। और फिर क्या लिखा है? और एन अलॉटी ऑफ अ लैंड अंडर एंड इन अकॉर्डेंस विद रूल्स, या फिर उसको अलॉट की गई थी लैंड अंडर व्हाट? अंडर रूल्स मेड अंडर सेक्शन 101 ऑफ राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956। तो यहाँ पे देखो, या तो जब ये एक्ट आया तब वो टेनेंट था, या वो आफ्टर एक्ट उसको टेनेंट एडमिट किया गया, या फिर उसको राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत उसको लैंड को अलॉट किया गया। और फोर्थ पॉइंट किया है, और हु एक्वायर्ड खातेदारी राइट्स, याद रखना, खातेदारी राइट्स इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और ऑफ द राजस्थान लैंड रिफॉर्म एंड रिजम्पशन ऑफ जागीर एक्ट 1952, या फिर उसने एक्वायर किया था खातेदारी राइट किस लॉ के तहत? या तो राजस्थान लैंड रिफॉर्म एंड रिजम्पशन ऑफ जागीर एक्ट 1952 के तहत, ठीक है, या फिर इस एक्ट के तहत उसने इस खातेदारी राइट को एक्वायर किया था, तो फिर वो खातेदार टेनेंट बन जाएगा। अब आपको समझ आ गया कि खातेदार टेनेंट कौन बनता है। तो चार ऐसे याद रखो, 4A, ठीक है, आपको याद रखना है 4A। खातेदार टेनेंट कौन बन सकता है या कौन बनेगा? तो आपको याद रखना है 4A। पहला, जब ये एक्ट कमेंसमेंट में था उस टाइम पे आप टेनेंट थे। दूसरा, आफ्टर दिस एक्ट, ठीक है, तो एक्ट जब कमेंसमेंट में आया तब, या आफ्टर दिस एक्ट। फिर हमारा थर्ड क्या है? एडमिटेड, सॉरी अलॉटेड, ठीक है, अलॉटेड लैंड। और इसका फोर्थ क्या है? एक्वायर राइट। तो आफ्टर, सॉरी, कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, या फिर आफ्टर द एक्ट एडमिटेड एज टेनेंट, या फिर अलॉटेड लैंड, या फिर एक्वायर राइट। ये 4A अगर हैं तो हम क्या बोलेंगे कि अब वो खातेदार टेनेंट बन जाएगा। एक वर्ड याद रखना, जो यहाँ पे एक्वायर राइट है वो एक्वायर खातेदारी राइट है। अगर आपने खातेदारी राइट एक्वायर किया था इस एक्ट के तहत, या फिर राजस्थान लैंड रिफॉर्म एंड रिजम्पशन ऑफ जागीर एक्ट 1952 के तहत, तो फिर आप बन जाएंगे खातेदार टेनेंट।
याद रखना। मैं इतना ज्यादा इसको फोर्स देके इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि ये आपको चारों चीजें याद हो जाए। क्वेश्चन ऐसे ही बनते, पजल कर देंगे। एक्वायर खातेदारी राइट की जगह एक्वायर खुद कष्ट राइट या कुछ भी लिख देंगे, आपको ये याद रखना है। अब देखिए इसका प्रोविजो, अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो इसके प्रोविजो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रोविजो क्या कहता है, देखिए, प्रोवाइडेड दैट नो खातेदारी राइट शैल एक्रू अंडर दिस सेक्शन टू एनी टेनेंट टू whom land is or has been let out temporarily in gang channel, Bhakra Chambal or Javai project area or any other area notified in this behalf by the state government। अब इस प्रोविजो के आगे लिखो खातेदारी जो है वो नहीं मिलेगी, ठीक है। आपको ये जो खातेदारी राइट जो है नहीं मिलेगा। कब नहीं मिलेगा, जब कोई लैंड को आपको टेम्पररी दिया गया था। आपको जो लैंड है वो टेम्पररी दी गई थी, और किस एरिया में दी गई थी, या तो गैंग कैनल में या भाखरा चंबल में या फिर जवाई प्रोजेक्ट एरिया में। अगर कोई भी ऐसे एरिया है, 3 एरिया याद रखना, गैंग चैनल, भाखरा चंबल और जवाई प्रोजेक्ट एरिया, या फिर कोई भी गवर्नमेंट ने एरिया नोटिफाइड कर दिया है, इन सब एरिया में अगर आपको कोई लैंड थी आपके पास, तो उस लैंड पर आपको खातेदारी राइट नहीं मिलेगा। ये माना जाएगा कि वो लैंड आपको टेम्पररी दी गई थी, याद रखना। बाकी देखो, जब हम इसका सबसेक्शन 1 पढ़ रहे हैं तो वहां पर एज सच कोई रेस्ट्रिक्शन की बात नहीं की गई। बोला कि अगर आपके पास, मतलब अगर आप टेनेंट थे उस समय तो आपको खातेदारी राइट मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर बता दिया गया कि इन एरिया में अगर आपके पास लैंड थी तो फिर आपको खातेदारी राइट नहीं मिलेगा, ठीक है। ये वर्ड आपको याद रखना है। अब इसका जो सबसेक्शन 2 है वो क्या बोल रहा है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 खातेदारी राइट शैल नॉट एक्रू देयर under to any person to whom land has been let out before the commencement of this act by the state government in furtherance of the grow more food campaign or under special order to some specified condition or in pursuance of some statutory or non-statutory rules, and who shall have before such commencement made a default in securing the objective of such campaign or a breach of any such order, condition or rule। अब ये सबसेक्शन 2 कहता है कि गवर्नमेंट ने लैंड दे दी थी, ठीक है, आपको, और कंडीशन के साथ दी, और आपने उस कंडीशन को तोड़ दिया, तो भी अब आपको खातेदारी राइट नहीं मिलेगा। समझ आया। अगर आपको कोई लैंड मिली थी और किसी कंडीशन के साथ मिली थी, तो अगर आपने उस कंडीशन को तोड़ दिया, ब्रीच कर दिया, उस ऑब्जेक्ट को जो था उस ऑब्जेक्ट का ब्रीच कर दिया, तो अब आपको उस लैंड पर खातेदारी राइट नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। कुछ लोगों को खातेदारी नहीं मिलेगी अगर वो टेनेंट हैं तब भी, ठीक है, क्योंकि उनको लैंड किस लिए मिली थी, GMFC मतलब ग्रो मोर फूड कैंपेन के तहत या फिर स्पेशल ऑर्डर के तहत, और उन्होंने कंडीशन को तोड़ दिया, इसलिए अब उनको क्या है, खातेदारी नहीं मिलेगी। याद रखना है आपको वर्ड। ये 4A है, जब आपको खातेदारी जो है टेनेंसी जो है आपको खातेदारी टेनेंट आपको माना जा रहा है, ठीक है। आप खातेदार टेनेंट कब बन रहे हैं, कब बन रहे हैं, ये 4 चीजें हैं। फिर ये कि जब आप एक खातेदार टेनेंट बन रहे हैं तो उसके बाद अब आपके राइट की बात आएगी। तो इसका सबसेक्शन 2 ने बोला कि, और इसके प्रोविजन ने बोला कि आपको खातेदारी राइट नहीं मिलेगा। तो प्रोविजन ने बोला खातेदारी राइट आपको कब नहीं मिल रही, जब आपके गैंग कैनल में, भाखरा चंबल में और भाखरा और चंबल में और जवाई प्रोजेक्ट एरिया में, या फिर गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कोई एरिया, उस पर आप उस एरिया की लैंड पर आप काम कर रहे थे, और वो ऐसा माना जाएगा वो लैंड आपको टेम्पररी मिली थी और उस पर हम आपको खातेदारी राइट नहीं देंगे। ये तो प्रोविजो था। सबसेक्शन 2 ने क्या बोला, GMFC, ठीक है, GMFC या फिर स्पेशल ऑर्डर के तहत आपको कोई लैंड मिली थी, ठीक है, और आपने और किसी कंडीशन के साथ दी थी, गवर्नमेंट ने आपने उस कंडीशन को ब्रीच कर दिया, तो भी आपको खातेदारी राइट नहीं मिलेगा। अब इसका सेक्शन 3 क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका सबसेक्शन 3 क्या कहता है, एनी पर्सन रेफर टू इन सबसेक्शन 2 में विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट एंड ऑन द पेमेंट ऑफ कोर्ट फी, ठीक है, मार्क दिस वर्ड, कोर्ट फी, पेमेंट ऑफ court fee of 50 paise apply to the assistant collector having jurisdiction
praying for a declaration that acquired खातेदारी right under subsection 1 in the land held by him. ठीक है, अब यहाँ ये जो हमने सबसेक्शन 2 में पढ़ा था कि आपकी खातेदारी राइट्स को छीन लिया जाएगा अगर आपने कोई कंडीशन को ब्रीच कर दिया, तो सबसेक्शन 3 ये कह रहा है कि जिन्हें सबसेक्शन 2 में डिनाई किया गया है, अब वो भी 3 साल के अंदर, कितने साल के अंदर? 3 साल के अंदर, यहाँ पे 3 इयर्स का कॉन्सेप्ट लिखा है सबसेक्शन 3 में, 3 साल के अंदर असिस्टेंट कलेक्टर को कोर्ट फी देकर अप्लाई कर सकते हैं कि भाई आप हमें खातेदार बनाएं। ठीक है, आप हमें कौन बना दीजिए? खातेदार बना दीजिए। याद रखना, जो सबसेक्शन 3 में, जो सबसेक्शन 2 में बोला गया है आपको खातेदारी राइट नहीं मिलेंगे, सबसेक्शन 3 ये कह रहा है अगर आप 3 साल के अंदर असिस्टेंट कलेक्टर को ये अप्लाई कर देते हैं कि मुझे इस जो लैंड पर खातेदारी राइट मिलने चाहिए, तो आपको 3 साल के अंदर अंदर कोर्ट फी देकर असिस्टेंट कलेक्टर को ये क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा और ये प्रे करना पड़ेगा कि आप डिक्लेयर कर दो कि मेरे इस लैंड के अंदर क्या है? खातेदारी राइट है। देखो, सब लोगों को चाहिए खातेदारी राइट, तो कैसे ना कैसे सब लोग लगे पड़े कि हमें खातेदारी राइट मिल जाए। आगे समझ। अब आता है, देखो इसमें याद रखना सबसेक्शन 3 में 3 साल के अंदर अंदर असिस्टेंट कलेक्टर को आपको अप्लाई करना है कि जो सबसेक्शन 2 में जो हमने गलती से कंडीशन ब्रीच कर दी थी या कुछ थी, लेकिन हमारे पास राइट थे खातेदारी, ठीक है, उसके, तो आप मुझे क्या कीजिए? इसमें राइट दे दीजिए। इसका सबसेक्शन 4 आप लिख तो रहे हैं ना जो मैं बोल रही हूं, आपको जरूर लिखना है ये, ठीक है। सबसेक्शन 4 सच एप्लीकेशन, अब जो आप अप्लाई कर रहे हैं सेक्शन 3 के अंदर, तो वो कह रहा है कि जो एप्लीकेशन है आप किस ग्राउंड पर ले सकते हैं, वो ग्राउंड बताए गए हैं। पहला, दैट द लैंड हेल्ड बाय हिम वाज लेट आउट टू हिम आफ्टर द, फिर ये कुछ कंडीशंस हैं जो सबसेक्शन 3 की एप्लीकेशन तभी वैलिड होगी अगर आपने ये 4 पॉइंट्स प्रूव कर दिए। ठीक है, कि पहला पॉइंट क्या है कि जो लैंड है वो एक्ट के बाद मिली आपको ये प्रूव करना है, या फिर आप ये प्रूव कर दें कि लैंड जो है, अगर आप इसका सेकंड बी पॉइंट देखेंगे तो उसमें लिखा है कि लैंड स्पेशल कंडीशन में नहीं मिली थी। ठीक है, जो आप कह रहे हैं ना कि आपको स्पेशल कंडीशन लगाई थी सबसेक्शन 2 में और आपने ब्रीच कर दिया, तो सबसेक्शन 3 में कहा गया कि अगर आपने वो ब्रीच कर दिया तो आप इस खातेदारी राइट नहीं मिल पाएंगे। फिर आपने अप्लाई किया सबसेक्शन 3 के अंदर 3 साल के अंदर कि मुझे इस पे खातेदारी राइट दो, और आपने एप्लीकेशन में ये प्रूव कर दिया कि जो आपने बोला है ना कि स्पेशल कंडीशन लगी थी, एक्चुअली में नहीं लगी थी। तो ये पॉइंट्स इसके जो है सबसेक्शन 4 में दिए गए हैं कि कोई भी स्पेशल कंडीशन नहीं लगी थी लैंड पर, या फिर कंडीशन ही नहीं पता थी। जो आपने सबसेक्शन 2 में बात की है कि इस लैंड पर कंडीशन लगाई थी गवर्नमेंट ने, यहाँ पे वो व्यक्ति बोल रहा है कि हमें पता ही नहीं थी ऐसी कंडीशन थी, और आपको ये प्रूव करना है, तभी आपको खातेदारी राइट मिलेंगे। ठीक है, या फिर ये इसका 4th पॉइंट ये कह रहा है कि नो डिफॉल्ट और ब्रीच, कि कोई भी मैंने डिफॉल्ट किया ही नहीं है, अगर कोई कंडीशन थी भी थी तो मैंने भी कोई इसमें क्या क्या डिफॉल्ट किया ही नहीं है, इसीलिए मुझे खातेदारी राइट मिलने चाहिए। आया समझ आपको? अब इसका सबसेक्शन 5 क्या कह रहा है? अब असिस्टेंट कलेक्टर शैल अपॉन द प्रेजेंटेशन ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 3, आपने सबसेक्शन 3 के अंदर जो एप्लीकेशन लगाई, अब क्या होगा कि असिस्टेंट कलेक्टर यहाँ पर क्या करेगा? इंक्वायरी करेगा। ठीक है, सुनवाई का अधिकार देगा, आप इसको मार्क करो। मेक इंक्वायरी इन द प्रिस्क्राइब मैनर एंड अफोर्ड रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, एप्लीकेंट को अब सुनवाई का अधिकार देगा। ठीक है, ऑफ बीइंग हर्ड, एप्लीकेंट ऑफ बीइंग हर्ड। ठीक है, एंड शेल इफ ही डज नॉट रिजेक्ट द एप्लीकेशन, अगर असिस्टेंट कलेक्टर ने इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं किया तो फिर क्या होगा? डिक्लेयर द एप्लीकेंट टू हैव बिकम खातेदार टेनेंट ऑफ हिज होल्डिंग इन अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द सबसेक्शन 1, और अगर सेटिस्फाई हो गए असिस्टेंट कलेक्टर तो ये डिक्लेयर कर देंगे कि अब ये व्यक्ति जो है कौन बन गए? खातेदार बन गए। अब आप मेरी बात ध्यान से समझिए, हमने पढ़ा सेक्शन 15 के अंदर हमने पढ़े सबसेक्शन 5। ठीक है, हमने सेक्शन 14 में क्या पढ़ा था? कितने तरीके के टेनेंट होते हैं, तो हमने पढ़े 4 तरीके के टेनेंट होते हैं, उसमें हमने एक पढ़ लिया था खातेदार टेनेंट भी होता है। अब क्वेश्चन ये है, देखिए खातेदार टेनेंट जो होता है ना उसके पास बहुत ज्यादा पावर होती है, इसीलिए सब कोशिश ये कर रहे हैं कि हम खातेदार टेनेंट बन जाए अपने एग्रीकल्चर लैंड पर। अब यहाँ पर लेकिन जो सरकार है हर किसी को खातेदार टेनेंट नहीं बनाना चाह रही है,
ठीक है। तो वो क्या कर रही है कि कुछ कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशंस लगा रही है, कुछ प्रोसेस बता रही है, जिसने प्रोसेस फॉलो कर लिया वो खातेदार टेनेंट बन रहा है, जिसने नहीं किया वो खातेदार टेनेंट नहीं बन रहा। तो अब आप इन शॉर्ट मेरी बात ध्यान से समझिए और इसको लिखते जाना, वीडियो को पॉज कर लेना और लिखते जाना। सबसेक्शन 1 ने सिंपल भाषा में बताया कि कौन खातेदार टेनेंट बन सकता है। 4A है, 4A का कॉन्सेप्ट याद रखना कि अगर ये 4A रहेंगे तो ये वो खातेदार टेनेंट बन जाएंगे। पहला जो एक्ट कमेंसमेंट में आया तब, फिर आफ्टर एक्ट वो एडमिट कर दिया था, या फिर उसको लैंड को अलॉट कर दिया था, या फिर उसको ने एक्वायर कर लिया था खातेदारी राइट। ठीक है, तो खातेदार टेनेंट बन जाएगा। लेकिन प्रोविजो ने एक बात क्लियर कर दी, अगर आपको जो लैंड दी गई थी वो गैंग कैनल में मिली थी, भाखड़ा में मिली थी, चंबल में मिली थी, जवाई प्रोजेक्ट एरिया में मिली थी, या गवर्नमेंट ने जो नोटिफाई किया था एरिया, उसमें अगर आपको कोई लैंड मिली थी तो ऐसा माना जाएगा वो आपको लैंड टेम्पररी मिली थी और अब आपको कोई खातेदारी राइट नहीं मिलेगा। इसका जो सबसेक्शन 2 ने ये कहा कि जो गवर्नमेंट ने आपको लैंड दी थी और कंडीशन लगा कर दी थी और आपने कंडीशन को ब्रीच कर दिया तो भी आपको खातेदारी राइट नहीं मिलेगा। लेकिन सबसेक्शन 3 इसका साथ में क्या देता है कि अगर ये जो कंडीशन आपने ब्रीच किया और ये सब चीजें आप चाहो तो इस कंडीशन में भी आप खातेदारी राइट ले सकते हो 3 साल के अंदर असिस्टेंट कलेक्टर को अप्लाई कर देना। ग्राउंड क्या दोगे आप अप्लाई करने के, वो सबसेक्शन 4 में दिए गए थे। 4 ग्राउंड थे कि या तो ये जो लैंड है वो इस एक्ट के बाद में मिली है, या फिर ऐसी कोई स्पेशल कंडीशन लगी ही नहीं थी, या फिर कंडीशन पता ही नहीं थी, या फिर मैंने कोई डिफॉल्ट किया ही नहीं है, मुझे खातेदारी राइट मिलने चाहिए। सबसेक्शन 5 ये कहता है असिस्टेंट कलेक्टर पहले उस इंक्वायरी करेगा, भाई ग्राउंड चेक करेगा ऐसा हुआ था नहीं, फिर वो ये चेक करेगा, फिर वो जो एप्लीकेंट है उसको सुनेगा, सुनने के बाद अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ इसको खातेदारी राइट मिलने चाहिए तो खातेदारी राइट उसको दे देगा। अब आपको समझ आया सेक्शन 15? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आई एम विशिंग दैट यू आर लाइकिंग माई पैटर्न। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज अच्छे अच्छे कमेंट करना ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि ठीक है और आगे और मेहनत करके अच्छी अच्छी वीडियोस बनानी है और लॉ को इतना सिंप्लीफाई करना है ताकि स्टूडेंट्स को बहुत इजीली समझ आने लगे। ठीक है, अब देखिए फिर इसमें जो रेस्ट्रिक्शंस हमने सारी पढ़ ली हैं कि जो टेम्पररी लीज होते हैं कैनल एरियाज वगैरह में इसमें खातेदारी राइट नहीं मिलते। तो जैसे अब एग्जांपल, राम पहले टेनेंट था, जब ये एक्ट आया उससे पहले से वो टेनेंट था, अब वो खातेदार टेनेंट बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब डिवाइड कर दिया ना टेनेंसी को, पहले इससे पहले तो टेनेंसी चल ही रही थी जैसे मर्जी चल रही थी, अब डिफाइन कर दिया कि अगर आप टेनेंट थे किसी लैंड के तो आप खातेदार टेनेंट बन जाएंगे। फिर है सेक्शन 15A। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर इंदिरा गांधी कैनल एरिया है, सेक्शन जो 15 था उसके अंदर कौन सा कैनल की बात हुई थी, गैंग कैनल की बात हुई थी, और भाखड़ा और चंबल और जवाई प्रोजेक्ट एरिया की बात हुई थी। फिर सेक्शन 15A, ठीक है, ये जो सेक्शन 15A है इसमें बात की गई कि जो खातेदारी राइट है वो एक्रू नहीं होंगे इंदिरा गांधी कैनल एरिया। इंदिरा गांधी कैनल एरिया है, ठीक है, वहां पर आपके पास लैंड है, तो उस एरिया में अगर आपकी लैंड है तो आपको खातेदारी राइट नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब आईजीसी एरिया में जो टेनेंट हैं वो खातेदार नहीं बन सकते। ठीक है, नो खातेदारी राइट एक्रू इन इंदिरा गांधी कैनल एरिया। और सारी लीजेस, ठीक है, जितने भी वहां पे टेनेंट थे, ठीक है, तो ऑब्वियसली लीज पर ही वो टेनेंट बन रहे हैं, तो जितनी भी उनकी लीज है ये मानी जाएगी वो सारी क्या थी, टेम्पररी थी, जैसे हमने सेक्शन 15 में पढ़ा, वही सेक्शन 15A की बात है। ठीक है, तो सेक्शन 15 जो है ए वो क्या बात कर रहा है कि आईजीसी एरिया में जो है क्या है, आपको खातेदारी राइट नहीं मिल रहा क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल एरिया है, इसलिए टेनेंट को परमानेंट ओनर जैसे राइट नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, एक्सेप्ट, अब इसका प्रोविजो क्या कह रहा है, इसके प्रोविजो अगर आप देखेंगे, देखिए इसके अंदर एक लाइन लिखी भी है सबसेक्शन 1 के अंदर कि सेक्शन 13 और सेक्शन 15 वाला नॉट विद स्टैंडिंग, वो ये कह रहा है कि सेक्शन 13 या सेक्शन 15, ठीक है, या किसी भी लॉ में या फिर जो पट्टा है, ठीक है, उसमें कुछ भी कहा गया हो, आईजीसी की लैंड है वो हमेशा टेम्पररी मानी जाएगी। ठीक है, सेक्शन 13 में कुछ भी कहा गया और सेक्शन 15 में, क्योंकि हमने सेक्शन 15 में बोला था टेनेंट है तो मान लिया जाएगा खातेदार है, लेकिन बोल दिया अगर वो टेनेंट यहाँ का था ना, इस आईजीसी का, इंदिरा गांधी कैनल एरिया का, उस पर अप्लाई नहीं हो रहा है। फिर 15 वाली बात,
ठीक है, वो जो सब अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस था वो भी यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है। या फिर कोई और लॉ कुछ भी कह रहा है वो भी इस सेक्शन पर अप्लाई नहीं हो रहा है। पट्टा में कुछ भी कहा गया हो तो भी इस सेक्शन पर अप्लाई नहीं हो रहा है। इसलिए खातेदारी राइट्स नहीं मिलेंगे, और अगर मिले भी तो वैलिड नहीं माने जाएंगे। ठीक है, ये सेक्शन 1 की बात है। अब इसका प्रोविजो देखो। इसका प्रोविजो अगर मैं जस्ट बताऊं इसके प्रोविजो की, तो आप लिख लो। प्रोविजो में ये कहा गया है कि अगर किसी को राइट मिल भी रहे हैं, जैसे कि कॉलोनाइजेशन रूल 1955 के तहत, ठीक है, या अलॉटमेंट रूल्स के तहत, या फिर राजस्थान कॉलोनाइजेशन एक्ट के तहत, या फिर जागीर एक्ट रूल्स के तहत, तो उसे खातेदार राइट मिल जाएंगे। देखिए सिंपल सी बात, आईजीसी है, आईजीसी एरिया में आपकी लैंड है, हमेशा ये माना जाएगा कि आपकी जो लैंड है वो टेम्पररी है। ठीक है, आपको लीज पे जो मिला था आप मतलब परमानेंट ऑनर नहीं है, तो आपको कभी भी खातेदारी राइट नहीं मिलेंगे। लेकिन इसका प्रोविजो ने ये कह दिया कि अगर आपको इन 4 लॉ के तहत मिल रहे हैं, या तो कॉलोनाइजेशन रूल्स के तहत मिल रहे हैं, या अलॉटमेंट रूल्स के तहत आपको जो है राइट मिल रहे हैं, या कॉलोनाइजेशन एक्ट के तहत मिल रहे हैं। एक है कॉलोनाइजेशन रूल, एक है राजस्थान कॉलोनाइजेशन एक्ट, ठीक है, और या फिर है जागीर एक्ट रूल्स। अगर इन चारों के तहत अगर आपको आईजीसी में भी खातेदारी राइट मिल रहे हैं, तो ऐसे में आपको खातेदारी राइट जो है मिले हैं उनको वैलिड माना जाएगा। ये इसका प्रोविजो कह रहा है। उसके बाद है इसका सबसेक्शन 2, एनी पर्सन क्लेमिंग दैट ही possesses and is in enjoyment of khatedari rights in any land referred to in subsection 1 because such land has been let out to him permanently before the commencement of this act may within 4 years from the date of such commencement and on the payment of a court fee of 50 नए पैसे apply to assistant collector having jurisdiction praying for the declaration to the effect and the provision of subsection 5 of section 15 shall apply to such application। इसका मतलब ये क्लेम केस की बात कर रहा है। अगर पहले परमानेंट अलॉटमेंट था तो चांस है कि आपको खातेदारी जो राइट है आपके बच जाए। ठीक है, ये सबसेक्शन 2 यही कह रहा है कि अगर कोई ये कह रहा है कि मुझे तो पहले से ही खातेदारी राइट मिले हुए थे, ठीक है, क्योंकि मेरी लैंड तो परमानेंट लीज पर थी, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, उसको 4 साल के अंदर अंदर असिस्टेंट कलेक्टर के पास एप्लीकेशन देनी है। असिस्टेंट कलेक्टर वही जो 15+4 की बातें इंक्वायरी करेगा, सुनने का उसको सुनवाई करेगा, सेटिस्फाई होगा तो ग्रांट कर देगा। ठीक है, और फिर वही करके डिसाइड करेगा कि राइट वैलिड है या नहीं। कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला भी। ठीक है, अगर कोई पर्सन ये कह रहा है कि मुझे इंदिरा गांधी कैनल एरिया में, आईजीसी एरिया में परमानेंट ही खातेदारी राइट मिले हुए थे, ठीक है, मुझको परमानेंट लीज पर ही था, तो उसको 4 साल के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। तो आईजीसी एरिया की अगर बात आ रही है तो आपको 4 साल के अंदर अप्लाई करना होगा असिस्टेंट कलेक्टर के पास। वर्ड लिख लो, असिस्टेंट कलेक्टर के पास 4 साल के अंदर अंदर अप्लाई करना होगा। और अगर मैं बात करूं सबसेक्शन 2 की, सेक्शन 15 की, तो 15 नहीं है, वहां पर आपको कितने साल के अंदर अंदर अप्लाई करना हो रहा था। सबसेक्शन 3 में अगर आप देखेंगे सेक्शन 15 के सबसेक्शन 3 में 3 साल के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना था असिस्टेंट कलेक्टर को। और वही यहाँ पर सेक्शन 15A का जो सबसेक्शन 2 है वो बात कर रहा है आपको 4 साल के अंदर अप्लाई करना है असिस्टेंट कलेक्टर को। याद रखना है, ये वर्ड आपको याद रखना है, 4 साल का और 3 साल का कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन यहां से ही बनेगा। ठीक है, इसका जो मैंने आपको वो बता ही दिया है रेस्ट्रिक्शन वाला पॉइंट। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन लगा दिया खातेदारी में। कौन से एरिया में, आईजीसी एरिया में। ठीक है, लेकिन प्रोविजन में वही है कि 4 साल के अंदर अप्लाई कर लेना अगर आपके पास परमानेंट जो है राइट पहले से ही थे, मतलब आपकी परमानेंट लीज थी। एग्जाम्पल, राम आईजीसी एरिया में है तो उसको खातेदारी राइट नहीं मिलेंगे। अब सुनिए 15A चंबल प्रोजेक्ट एरिया। अब 15 जो AA है वो बात कर रहा है कि खातेदारी राइट आपको चंबल एरिया में भी नहीं मिलेंगे। जो चंबल प्रोजेक्ट एरिया है उसमें भी आपको क्या है, ये राइट नहीं मिलेंगे।
तो क्या है, खातेदारी राइट्स डू नॉट एक्रू इन चंबल प्रोजेक्ट एरिया, एक्सेप्शन क्या है, फॉर प्रायर स्पेशल राइट। अब ध्यान से सुनना, देखिए, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी लीज असेसमेंट पर्चा पट्टा और अदर डॉक्यूमेंट, नो खातेदारी राइट शैल बी डीम्ड ओवर टू हैव अक्रूड टू द पर्सन होल्डिंग लैंड विद इन द चंबल इरिगेशन प्रोजेक्ट एरिया, CIPA। ठीक है, चंबल इरिगेशन प्रोजेक्ट एरिया CIPA में भी आपको खातेदारी राइट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है, कुछ केसेस में आपको खातेदारी राइट मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे लिख लेना इसके सामने कि सबसेक्शन 1 के आगे आप देखो मैंने लिखा हुआ है ना, इस तरीके से आप भी लिखो, सबसेक्शन 1 के आगे की खातेदारी राइट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन सबसेक्शन 2 में कुछ केसेस में आपको क्या है, खातेदारी राइट्स मिल रहे हैं। जैसे कि nothing in subsection 1 shall affect or apply to any person who had since before the commencement of this act। वो ये कह रहा है, अगर इस एक्ट से आने से पहले अगर किसी के पास हेरिटेबल और ट्रांसफरेबल राइट थे अंडर द टेनेंसी लॉ ऑफ द फॉर्मर कोटा स्टेट और द फॉर्मर बूंदी स्टेट, तो आप ये अंडरलाइन कर लो, ये वर्ड्स को, हेरिटेबल और ट्रांसफरेबल राइट पहले से है तो भी फिर आपको खातेदारी राइट्स मिल जाएंगे। फिर दूसरा क्या है, खातेदारी राइट may have accrued अंडर सेक्शन 13 और 19 ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के 13 और 19 के तहत भी क्या है, खातेदारी राइट अगर एक्रू हो रहे हैं तो भी आपको फिर खातेदारी राइट क्या है, मिल जाएंगे। एंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ राजस्थान कॉलोनाइजेशन, जैसे अभी हमने लास्ट में पढ़ा था राजस्थान कॉलोनाइजेशन एक्ट के तहत, इसी में लिखा है राजस्थान कॉलोनाइजेशन चंबल प्रोजेक्ट गवर्नमेंट लैंड अलॉटमेंट एंड सेल रूल 1957, इसके तहत अगर आपको राइट मिले हैं तो भी फिर आपको इन केसेस में राइट मिल जाएंगे, या फिर जागीर एक्ट के थ्रू, या फिर राजस्थान जमींदारी एंड बिस्पेदारी एबोलिशन एक्ट के थ्रू आपको खातेदारी राइट मिले थे। तो ठीक है, फिर उस केसेस में जो सबसेक्शन 1 में लिखा है वो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि सबसेक्शन 1 ने तो एक जनरल स्टेटमेंट दे दी कि आपको ये राइट मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, CIPA एरिया में तो आपको राइट मिलेंगे ही नहीं, लेकिन सबसेक्शन 2 ने बोल दिया अगर आपके राइट एक्रू इन केसेस में हो रहे हैं तो फिर सबसेक्शन 1 अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, याद रखना है आपको इन सब चीजों को। उसके बाद सबसेक्शन अब नेक्स्ट सेक्शन 15 AAA। देखो मैं आपको एक एक सेक्शन क्यों पढ़ा रही हूँ, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन बने तो आपको इवन आइडिया तो रहे कि आपको इस बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज है। वैसे तो मैंने पूरा आपको बता ही दिया है, तो इसमें एज सच कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है ही नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कुछ स्टूडेंट को लग रहा है कि एक एक चीज कवर करा रहे हैं, तो देखो कुछ चीजों को अगर पाना है तो फिर अगर आप नॉर्मल सभी बच्चों की तरह पढ़ोगे तो फिर लीड नहीं कर पाओगे। ठीक है, मेरिट में नहीं आ पाओगे, इसीलिए। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। उसके बाद है 15 AAA एक्सेप्शन इन IGC एरिया। अभी हमने पढ़ा था ना, IGC एरिया में आपको खातेदारी राइट नहीं मिलेंगे, जो सेक्शन 15A की बात कर रहा था। 15A में बोल दिया गया था ना, IGC एरिया में आपको राइट मिलेंगे ही नहीं। लेकिन जो 15 AAA है, अब वो बात कर रहा है एक्रूवल ऑफ खातेदारी राइट इन IGC एरिया। अब आपको IGC एरिया में भी खातेदारी राइट मिल सकते हैं, वही एक्सेप्शन की बात यहाँ पर की गई है। अगर आप ये सेक्शन देखेंगे, ये सेक्शन बहुत बड़ा सेक्शन है, बहुत ही ज्यादा बड़ा सेक्शन है ये 15 AAA। लेकिन अगर मैं इसको आपको बेसिक पॉइंट्स की तरह समझाऊं तो ध्यान से समझना। देखिए 15 AAA क्या कह रहा है, वो कह रहा है 15A इज अ एक्सेप्शन टू सेक्शन 15A। इसके सामने लिख लेना सेक्शन A के। ये कह रहा है कि अगर एक्ट शुरू होने पर, ठीक है, कोई व्यक्ति है और वो कौन है, वो खुदकश होल्डर था। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अगर आप इसी लाइन पढ़ रहे होंगे, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 50A एनी पर्सन हु एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ठीक है, होल्डर ऑफ खुदकश्त और ऑक्यूपेंसी टेनेंट और अ मौरूसीदार और अ खातेदार टेनेंट और अ टेनेंट with a transferable and heritable right and was recorded as such in annual register than current or was not so recorded but was a holder of खुदकश्त और occupancy tenant और मौरूसीदार और अ खातेदार tenant or a tenant with transferable heritable right
shall, as from the date of commencement of this act, be entitled to all the rights and subject to all liabilities of खातेदार टेनेंट। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये, अगर एक्ट शुरू होने पर व्यक्ति खुद कष्ट होल्डर, ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स, मौरूशीदार, खातेदार या ट्रांसफरेबल हेरिटेबल टेनेंट था, तो उस केस में चाहे उसका रिकॉर्ड में नाम हो या नहीं हो, तो भी उसे खातेदार के सारे राइट्स मिल जाएंगे। समझ आ गया? इसका मतलब अगर एक्ट शुरू होने से पहले कोई ऑलरेडी खुद कष्ट होल्डर है तो भी वो खातेदार टेनेंट बन रहा है, ऑक्यूपेंसी टेनेंट है तो भी उसको खातेदार राइट मिल रहे हैं, मौरूसीदार है तो भी उसको खातेदारी राइट मिल रहे हैं, खातेदार था पहले से ही तो भी उसको खातेदारी राइट मिल रहे हैं, या फिर उसके बाद ट्रांसफरेबल, क्या है, ट्रांसफरेबल एंड हेरिटेबल राइट था तो भी उसको क्या माना जाएगा, उसको सारे खातेदारी राइट मिलेंगे, चाहे उसका रिकॉर्ड में नाम है, एनुअल रजिस्टर में नाम है या नहीं है। इस बात को ध्यान से समझ लो। ठीक है, ये इसका सबसेक्शन 1 है। इसका सबसेक्शन 2, इसका मैं जस्ट बता रही हूँ सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है। जो लोग रिकॉर्ड में नहीं भी थे, मैंने क्योंकि अभी ऊपर बताया ना सबसेक्शन 1 में अगर एनुअल रिकॉर्ड में नाम नहीं भी था तो भी उनको खातेदारी राइट मिलेंगे। सबसेक्शन 2 ये कह रहा है कि जो लोग रिकॉर्ड में नहीं थे उन्हें प्रूव करना पड़ेगा 1 साल के अंदर अंदर असिस्टेंट कलेक्टर के पास कि जो उनके पास ये मतलब वो इन चारों में से कहीं फॉल कर रहा है, और फिर यहाँ पर क्या होगा, असिस्टेंट कलेक्टर के पास अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद डिक्लेयर करवाना पड़ेगा कि आप कौन है, आप खातेदार हैं। ठीक है, अगर आप ये बात देख रहे हैं, every person claiming that the right mentioned in clause B of subsection 1 accrued to whom shall within 1 year of the commencement of Rajasthan Tenancy Amendment Act 1979। तो ठीक है, ये जो 1979 एक्ट है उसकी कमेंसमेंट के 1 साल के अंदर अंदर, और कोर्ट फी जो है उसको पे करके आपको अप्लाई करना होगा। पता है कोर्ट फी कितनी है? 50 पैसे। 50 पैसे पे करो और असिस्टेंट कलेक्टर के पास अप्लाई कर दो 1 साल के अंदर अंदर, क्योंकि उनका नाम तो रिकॉर्ड में है ही नहीं, पर वो कह रहे हैं कि हम लोग भी मतलब होल्डर हैं या मतलब टेनेंट राइट रखते हैं, खातेदारी राइट रखते हैं, तो 1 साल के अंदर अंदर उनको असिस्टेंट कलेक्टर के पास अप्लाई करवाना पड़ेगा और ये डिक्लेयर कराना पड़ेगा कि हम भी खातेदार टेनेंट हैं। आया समझ आपको? दोबारा से समझो ध्यान से। हमने सेक्शन 15A में क्या पढ़ा? हमने सेक्शन 15A में पढ़ा कि आईजीसी एरिया में खातेदार राइट एक्रियो नहीं होंगे। ठीक है, आईजीसी एरिया का जो टेनेंट है, जो लैंड पर काम कर रहा है, वो खातेदार नहीं बन सकता। ठीक है, ये एक जनरल स्टेटमेंट लिख दी थी, और वो एरिया हमने बोला वो गवर्नमेंट कंट्रोल एरिया है, इसलिए परमानेंट ओनर जैसे हम राइट दे ही नहीं रहे हैं। ठीक है, लेकिन 15AA ने कहा कि हम आपको खातेदारी राइट देंगे, परमानेंट अधिकार देंगे। कैसे देंगे? कि जब ये एक्ट शुरू हुआ था ना, आप ये एक्ट शुरू होने से पहले ही खुद कष्ट टेनेंट थे या फिर ऑक्यूपेंसी टेनेंट थे या फिर मौरूसीदार थे। ठीक है, मारूसीदार थे या फिर आपके पास खातेदार टेनेंट थे या फिर टेनेंट थे विद ट्रांसफरेबल एंड हेरिटेबल राइट। ठीक है, और आप एनुअल जो आपका रजिस्टर है उसमें आपका नाम रिकॉर्ड था, तब तो इजीली मिल जाएगा आपको खातेदारी राइट। लेकिन जिन लोगों का एनुअल रजिस्टर में नाम नहीं था लेकिन वो ये सारे टेनेंट थे, तो वो क्या करेंगे? इसका सबसेक्शन 2 ये कह रहा है असिस्टेंट कलेक्टर के पास 1 साल के अंदर अंदर, इस वर्ड को आप याद करना 1 साल, क्योंकि सब जगह टाइम अलग अलग दिया गया है। ठीक है, इस सबसेक्शन 1 के अंदर जो टाइम लिमिट दी गई है वो दी गई है 1 ईयर। इसको मार्क कर लेना, 1 साल के अंदर अंदर असिस्टेंट कलेक्टर के पास अप्लाई कर देगा कि मैं भी खातेदार जो है राइट रखता हूं, डिक्लेयर कर दो, डिक्लेयर करवाना पड़ेगा, डिक्लेयर। ठीक है, इसके सामने लिख दो आप, डिक्लेयर करवाना पड़ेगा उसको, किससे? असिस्टेंट कलेक्टर से खातेदारी राइट। क्योंकि खातेदारी राइट सबको चाहिए, क्योंकि खातेदारी राइट बहुत वास्ट होते हैं। लेकिन इसका जो सबसेक्शन 2A है वो ये कह रहा है अगर सर्वे और रीसर्वे के टाइम जो लोग रिकॉर्ड में आए हैं उन्हें भी खातेदारी मिल सकती है।
ये सबसेक्शन 2A बहुत बड़ा है, मैं इसको छोटा सा जस्ट में बता रही हूँ कि जब लैंड सर्वे और रीसर्वे के दौरान, रिव्यू सर्वे और रीसर्वे हो रहा है, उसके दौरान अगर जो लोग रिकॉर्ड में आए हैं उनको भी खातेदारी मिल सकती है, लेकिन सीलिंग लिमिट के अनुसार लिमिट तक ही लैंड मिलेगी। अब सुनो, इसका मतलब ये है कि रिकॉर्ड के बाद अगर आपका नाम आया है फिर भी चांस है आपको खातेदारी राइट मिल सकती है। ठीक है, फिर भी आपके पास क्या चांस है कि आपको खातेदारी राइट मिल सकती है। ये notwithstanding anything contained in section 15A, any person who was a holder of khudkasht or tenant of land otherwise than a subtenant or a tenant of khudkasht within the Indira Gandhi Canal area, whether recorded as such as the commencement of this act or subsequently in the records of right prepared during the survey or resurvey and record operation conducted under section 106 and 107 of the Rajasthan Land Revenue Act 1956 shall be entitled to all rights। इसका मतलब जब सर्वे हो रहा था, सर्वे हो रहा था, ठीक है, ऑपरेशन रिकॉर्ड्स हो रहे थे किसके अंदर, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत, वो भी एंटाइटल्ड है इन खातेदारी राइट्स के लिए। बस उनके लिए उनको क्या करना है, जो उनको उतनी ही लैंड मिलेगी जो सीलिंग लिमिट है। अब वो सीलिंग लिमिट क्या है, वो उस रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी लिखा हो, मतलब सीलिंग लिमिट से ज्यादा आपको लैंड नहीं मिलेगी, उसमें खातेदारी राइट नहीं मिलेगी। इसको अंडरलाइन कर लो, लैंड हेल्ड as does not exceed the maximum area of land which is entitled to hold in accordance with the provision of Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holding Act 1973। अगर आपके पास आपकी जो लैंड है सर्वे रिसर्वे के दौरान रिकॉर्ड में आ गई है, खातेदारी राइट मिल जाएगा, लेकिन उतना ही मिलेगा जितना राजस्थान इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन एग्रीकल्चर होल्डिंग एक्ट के तहत आपको मिलनी चाहिए। ये नहीं आपके पास बहुत सारी लैंड है और आपको पूरी ही लैंड पर फिर आपको खातेदारी राइट मिल जाएगा, नहीं, कुछ सीलिंग लिमिट है, उतनी ही लैंड पर आपको मिलेगा। और वो सीलिंग लिमिट कहां पर किसके अकॉर्डिंग होगी, वो होगी राजस्थान इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन एग्रीकल्चरल होल्डिंग एक्ट 1973 के तहत। देखो, आप ये मत सोचना कि ये इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन है, क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। मैं आपको समझा रही हूं तो आप समझिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वरना मैं भी वही कर सकती हूँ, 1 घंटे में पूरी क्लास खत्म। वो उन बच्चों के लिए होती है जिन्होंने पूरा एक्ट अच्छे से समझ लिया होता है, फिर वो करते हैं रैपिड रिवीजन। ठीक है, अभी आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो ध्यान से समझिए। मैं तो बोल रही हूँ अगर आप 50% भी कर रहे हैं ना, तो 50% भी एक एक चीज को समझ के कीजिए। ठीक है, ऐसे जंप नहीं करना है कि बस हेडिंग पढ़ ली और चले गए। आपको लगता है इतना इजी क्वेश्चन बनेगा? नहीं बनेगा। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे कि सीलिंग लिमिट है तो वो किस एक्ट के थ्रू सीलिंग लिमिट इंपोज हो रही है, किस एरिया की बात की गई है, सीलिंग लिमिट आईजीसी एरिया, एक्सेप्शन किस में दिया है 15AA में, जनरल रूल किस में है 15A में। जो एक्सेप्शन की बात की गई है उसके अंदर सर्वे रिसर्वे वाली बात भी की गई है। ठीक है, उसके अंदर अगर आपको डिक्लेयर करा रहे हैं 1 साल के अंदर डिक्लेयर कराना है आईजीसी एरिया वाले कॉन्सेप्ट में खातेदारी राइट को 1 साल के अंदर कराना है, असिस्टेंट कलेक्टर के पास आपको जो है अप्लाई करना है। ठीक है, अब इसका सबसेक्शन 3, इसको सबसेक्शन 3 समझाऊं तो बेसिकली इतनी बात लिखी गई है कि अगर कोई व्यक्ति टीनेंट था, ठीक है, और उसके रिकॉर्ड में नाम था या नहीं था, ठीक है, और वो कंटिन्यू पोजीशन में था, तो भी उसको खातेदारी मिल सकती है, तो भी उसको खातेदारी मिल सकती है। ये बात आपको याद रखनी है। सबसेक्शन 3 सिर्फ इतनी बात कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति टीनेंट था, अब उसका रिकॉर्ड में नाम है या नहीं, लेकिन वो अभी भी कंटिन्यू पोजीशन में है, तो भी उसको खातेदारी मिल सकती है। ये बात आपको क्या करनी है, ये बात आपको याद रखनी है। इसकी एक कंडीशन है कि उसको अप्लाई करना पड़ेगा जो भी टाइम लिमिट थी। ठीक है, जो भी टाइम लिमिट थी 1987 तक, जो भी टाइम लिमिट थी उस टाइम लिमिट के अंदर क्या है, अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा था रिकॉर्ड में नाम है या नहीं है, तब भी उसको खातेदारी जो है राइट मिल सकते हैं, लेकिन उसको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अप्लाई करना पड़ेगा उसको 1 साल के अंदर। ये बात कह रहा है कि अगर अभी बात कर रहा है अगर वो कंटिन्यू पोजीशन में अब भी है तो उस केस में भी उसको खातेदारी राइट मिल सकते हैं। फिर वही कंडीशन है कि भाई जो भी टाइम लिमिट है वो 1987 तक, उसमें उसको अप्लाई करना पड़ेगा।
अब इसका जो अगर आप देखेंगे पेमेंट रूल, इसमें पेमेंट रूल की बात क्या है, अगर लैंड लिमिट से ज्यादा है, ठीक है, तो 25 बीघा इरिगेटेड, ठीक है, और 50 बीघा जो अनइरिगेटेड एक्स्ट्रा लैंड के लिए रिजर्व प्राइस देना होगा। पेमेंट रूल की बात की गई है अब यहां पर कि अगर लैंड जो है लिमिट से ज्यादा है तो 25 बीघा, तो कितनी बात की गई, 25 बीघा इरिगेटेड लैंड और 50 बीघा अनइरिगेटेड जो लैंड है, तो ये जो एक्स्ट्रा लैंड के लिए आपको फिर कोई प्राइस देना होगा। इसका मतलब कोई लैंड है, ठीक है, आईजीसी एरिया में है, खातेदारी राइट आपको चाहिए, लेकिन आपका नाम जो है रिकॉर्ड में था या नहीं था मैटर नहीं करता, आप अभी भी उसकी कंटिन्यू पोजीशन में है, आप कंटिन्यू पोजीशन में है, आपको खातेदारी राइट मिल रहे हैं, लेकिन जो आपकी लैंड है, अगर कॉन्सेप्ट ये कि 25 बीघा अगर इरिगेटेड 25 बीघा जो है इरिगेटेड लैंड है तो आपको खातेदारी राइट मिल जाएंगे, और 50 बीघा अन इरिगेटेड लैंड पे भी आपको खातेदारी राइट मिल जाएंगे। अब उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा आपके पास लैंड है उसके लिए आपको जो है प्राइस देना पड़ेगा। कितना इजी मैंने आपको समझा दिया। इसका सबसेक्शन 3 आप देखेंगे बहुत बड़ा है, इतना ही पॉइंट है, इसको लिख लेना। अब इसका सबसेक्शन 4 जो की बात करता है कि रिजर्व प्राइस अगर आप दे रहे हो तो 16 इंस्टॉलमेंट में दोगे। पहली इंस्टॉलमेंट जो है आप एप्लीकेशन के साथ साथ दोगे, बाकी हर साल जनवरी और जुलाई में आप क्या करोगे, अपनी इंस्टॉलमेंट दोगे। स्पेशल केस ये है कि अगर पानी बाद में आया है तो पेमेंट डिले हो सकता है, जो आप वाटर जो वहां पर यूज कर रहे हैं उस केस से रिलेटेड, ठीक है। फिर इसका सबसेक्शन 5 ये है कि अगर आपने पूरा पैसा एक साथ दे दिया तो 25% का डिस्काउंट मिलेगा आपको, ठीक है। सबसेक्शन 6 ये बात कर रहा है कि अगर पेमेंट नहीं किया तो फिर खातेदारी नहीं मिलेगी। सेक्शन 7 बात कर रहा है कि जब तक एप्लीकेशन पेंडिंग है तब क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो सबसेक्शन 7 में क्या लिखा है, पुरानी एप्लीकेशन पेंडिंग है तो उन्हें नए रूल के तहत कंसीडर किया जाएगा। फिर सेक्शन जो इसका सबसेक्शन 8 है वो प्रूफ केस की बात कर रहा है कि अगर नाम रिकॉर्ड में नहीं है तो एविडेंस से या ग्राम सभा के ओपिनियन से, यही ऑप्शन बनेगा आपका कि अगर आपको ये प्रूव करना है कि आपका जब नाम रिकॉर्ड में नहीं है और आप ये कह रहे हैं कि हम ही इस लैंड पर थे, हमारे पास खातेदारी राइट थे, ये सब प्रूव करने के लिए आपको एविडेंस लाओ या फिर ग्राम सभा का ओपिनियन माना जाएगा प्रूव करने के लिए। ओके, सो अभी आपको कितना समझ आया? हमने किया है 15AAA तक। मैं इसको वीडियो को ज्यादा लेंदी नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर बाद में थोड़ा सा माइंड में क्योस ना हो जाए। इसकी वीडियो को मैं आगे कंटिन्यू करूंगी सेकंड पार्ट में। अगर आपको अभी तक समझ आया है तो ट्रस्ट मी आपको पूरा कॉन्सेप्ट ऐसे ही धीरे धीरे समझ आएगा। और देखो, जब हम कोई एक्ट पढ़ते हैं ना पहली बार तो डिफिकल्ट लगता है। जब मैंने पहली बार इस एक्ट को पढ़ा था तो मुझे भी बहुत ये ट्रिकी लग रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको किस तरीके से पढ़ाऊं, पूरा बेयर एक्ट लैंग्वेज या फिर जिस्ट के साथ, या सिंप्लीफाई इसको कितना ज्यादा से ज्यादा किया जा सके। फिर मुझे ऐसा लगा कि दिस विल बी द राइट अप्रोच। ऐसे सबको समझ भी आएगा और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हमारी इस एक्ट पर होगी क्योंकि न्यू एक्ट है। तो अगर एक बार में आपको क्लैरिफाई नहीं हो रहा है तो दोबारा इस वीडियो को चला कर देखो, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है ये वीडियो सच में आपके लिए यूजफुल है, एक बहुत अच्छा सा कमेंट आप करना। और अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है तो उसको भी आप एक बार जरूर कमेंट में लिखना, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊं तो विद इंप्रूवमेंट और एक अच्छी क्वालिटी के साथ उस वीडियो को लेकर आऊं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। If you're liking my pattern, if you're liking my teaching skill, do subscribe my channel, do comment and do like. Bye bye, take care.